हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर जो मैथ की सीरीज चली हुई है वो इस बुक के अंदर से चली हुई है और इस बुक में हम चैप्टर पर आ रहे हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री की भी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। और 2 क्लास जो अब से पहले 2 क्लास हुई हैं उसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। आज जो ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक शुरू होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज से। तो बात करते हैं पहले चतुर्भुज होता क्या है। तो 4 भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक आकृति बना दूं, मेरे दोस्त, मेरे चंदा, यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हो कि ये आकृति 4 साइड से घिरी हुई है। तो ऐसी कोई भी आकृति जो 4 साइड से घिरी हो उसको बोलते हैं चतुर्भुज। अब जिस तरह से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता था 180 डिग्री, इसी तरह से इसके अंदर चारों कोण हैं, इन चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि त्रिभुज का दुगना। क्यों होता है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दूं तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, भाई 2 त्रिभुज हो गए। अब एक त्रिभुज के अंदर 180 तो 2 के अंदर 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब बात करते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज हमारे 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा आयत। तीसरे नंबर पर समचतुर्भुज। चौथा वर्ग और 5वां समलंब। तो हमारे जो चतुर्भुज होते हैं भैया कितने तरह के होते हैं 5 तरह के होते हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और समलंब। तो इनके हर किसी की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, हर किसी की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड जो भी चतुर्भुज आएगा मैं वहीं पर उसकी प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, उधेड़ते हैं सवाल YCT पब्लिकेशन की इस बुक के चतुर्भुज के। तो आइए पहले सवाल पर। और पहला सवाल बिल्कुल लल्लू सवाल। क्वेश्चन दे रखा है कि एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान हैं, उनका मान बताइए। अब हमें पता है भाई, अगर मैं ये चतुर्भुज बना दूं और इसके सारे एंगल कर दूं बराबर, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, और मैं कहने लगूं भाई इनका सम बता दो, तो आप बोलोगे कि भाई 4x हो गया सम। तो और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी भैया। अभी तो बताया कि चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई इसी तरह का है, एक लल्लू पंजू ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है कि एक चतुर्भुज है, ये बना लो भाई चतुर्भुज एक, और इसके जो विकर्ण हैं वो इसकी एक भुजा से 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री पर जगे हुए हैं। एक विकर्ण ये हो गया भाई और एक विकर्ण ये हो गया। अब इसके जो ये विकर्ण है ये इस भुजा के साथ 25 डिग्री पर जगे हुए हैं, यानी कि ये 25 डिग्री का एंगल है और ये भी कितना है भाई 25 डिग्री का एंगल है, 25 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि विकर्णों के बीच निर्मित होने वाले न्यून कोण बताइए। विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण बताइए। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए न्यून कोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उसे बोलते हैं न्यून कोण। अब देखते हैं इन दोनों विकर्णों के बीच में न्यून कोण कितने का बनता है। अब आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ मैं इस तरह से एक लाइन खींच रहा हूं मेरे बच्चों, ये लाइन 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 यहां से, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपको एक दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल बन गया।
और इस ट्रायंगल के अंदर 25 डिग्री ये है, 25 डिग्री है, यानी कि 50 डिग्री। और टोटल कितना होना चाहिए था ट्रायंगल के अंदर सम 180। तो 50 डिग्री ये हो गया, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री का एंगल हो गया। और अगर ये 130 डिग्री का एंगल है तो पूरा का पूरा कितना होना चाहिए था 180। तो ये जो ये एंगल है ये कितने का आ गया 50 डिग्री का एंगल। ये कितने का आ गया 50 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर हमारे दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काट रही हैं तो दो एंगल बना रही हैं, एक 130 डिग्री का और एक सिर्फ 50 डिग्री का। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो सिर्फ इतना पूछ रखा है कि हमको जो एंगल बताना है वो बताना है न्यून कोण। और न्यून कोण कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। अब यहाँ देखते हैं कि 130 की तो 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये तो न्यून कोण हो नहीं सकता। तो दूसरा एंगल क्या है जो दोनों विकर्ण एक दूसरे के साथ बना रहे हैं 50 डिग्री, और ये 90 डिग्री से कम भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा भैया, बी। और यही हमारा आंसर होगा कि ये एक न्यून कोण है जो दोनों विकर्ण एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। पास में मंदिर है, इस टाइम पे आरती की आवाज़ आते रहती हैं। जैसे ही मैं बोलना बंद होता हूँ तो आपको आरती की आवाज़ सुनाई देती रहती होंगी। तो भगवान के भजन गाए जाइए, राधे राधे बोलते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5 और 6। ये चतुर्भुज है हमारा, और यहाँ से इसके जो एंगल दे रखे हैं मेरे बच्चे, ये दे रखे हैं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यानी इनके रेशो दे दीजिए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर मैं इनका सम करूं तो 6 और 4 10 और 3 13 और 5 18 यूनिट। तो इनका सम कितना आ गया हमारा 18 यूनिट। और ये 18 यूनिट होने किसके बराबर होने चाहिए थे 360 डिग्री के। अगर 18 यूनिट 360 डिग्री के हैं तो एक यूनिट की वैल्यू की बात करें तो आप कहोगे कि भाई ये हो जाएंगे 360 और अपॉन 18, और जब इसको काट देंगे तो ये 18 का पहाड़ा तो हम पे आता है तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण बताइए। अब छोटू, ये रहा छोटा कोण छोटू। तो छोटू क्या है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुना 20, यानी कि 60 डिग्री। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट ठीक हो जाएगा। और बोल दो राहुल गांधी का डायलॉग, खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। एक चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का मान 125 और 35 है, तो अन्य दो कोण बराबर हैं। तो बताइए, इसी में बना लेते हैं भाई, इसी में कर देते हैं इसको भी सोल्व। कि दो एंगल दे रखे हैं इसके चतुर्भुज के, और उनकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है। एक की वैल्यू दे रखी है आपकी 125 और एक की वैल्यू दे रखी है कितनी 35, यही है ना। और जो दो ये बच गए ये बराबर हैं, यानी कि अगर ये x है तो ये भी कितना है x है। अब बोल रहा है कि हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू, हाँ तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इन चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो जोड़ लो भाई 125 और 35 160, और x और x 2x जमा 160 हो जाएंगे हमारे किसके इक्वल 360 के। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू आ जाएगी 360 में से 160 जाएंगे तो 200, और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100। तो x की वैल्यू कितनी है भैया 100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इसकी हमें साइड दे रखी है 41, 49। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट है, 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट है। और अगर ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये एंगल, ये ट्रायंगल हमारा क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और इसके अंदर हमारी एक सर्किल ड्रॉ हो रखी है इस तरह से, और इस सर्किल की रेडियस हमसे पूछ रहा है कि इस सर्किल की रेडियस क्या होगी। अब मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर रेडियस सर्किल है और उसकी हमें रेडियस निकालनी होती है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का पैरामीटर का हाफ, परिमाप का आधा,
इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर बाहर त्रिभुज, इस त्रिभुज के बाहर सर्किल होता तो उसकी जो रेडियस होती इस कर्ण का आधा हो जाती, लेकिन ये अंदर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा 1/2, हाइट कितनी है 40 गुणा 20 यानी 9, काट देंगे 20 9 दूने 18 180। बेटू रुक जा, अभी आ रहा हूं मैं। अबे मैं पढ़ा रहा हूं अभी। तो ये कितना आ जाएगा भाई 180। अगर मैं बात करने लगूँ इसके पेरीमीटर की कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर जोड़ दो भाई, 40 और 41 हो गए 81 और 9 90, तो हाफ कितना हो जाएगा 45, यानी इसको बोलते हैं हाफ। पेरीमीटर को लिखते हैं ऐसे, ये कितना आ गया 45। तो जो रेडियस होती है हमारी आंसर अंतःवर्त की जो रेडियस होती है वो होती है हमारी एरिया अपॉन हाफ पेरीमीटर 45। काट दो भाई, काट पीट में मजबूत रहो, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों। तो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी भूंडी सी गल का, बहुत बुरा क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि एक फिगर दे रखी है, चलो भाई फिगर बना लेते हैं पहले। इस तरह से ये फिगर दे रखी है मेरे दोस्त, यहाँ से इस तरह से, और फिर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये दे रखा है 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ भी दे रखा है 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर दे रखा है बी, ये दे रखा है ए, और ये दे रखा है डी, और यहाँ पर दे रखा है सी आपका। और एंगल BAD ये एंगल दे रखा है आपको कितने डिग्री का 30 डिग्री का। और आपका DBC दे रखा है आपका 60 डिग्री का, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। और क्या दे रखा है बच्चे, AB की लंबाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई क्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर। और आपसे क्या निकलवा रहा है, BC की लेंथ निकलवा रहा है, ये लेंथ आपसे निकलवा रहा है कि भाई ये लेंथ फाइंड आउट कर दो कि ये क्या होगा। अब एक बात देखो भाई, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करने लगूं तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों ट्रायंगल का सम 180 में से 90 ये है 60 ये है, तो ये कितना बच गया भाई 30 डिग्री। इसी तरह से 90 ये है 30 ये है, तो ये कितना बच जाएगा भाई मेरा 60 डिग्री। समझ में आई बात भाई। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो भाई कि दोनों में एंगल समान हो गए। एंगल समान हो गए हमारे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। अब इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, BD। इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, AB। इसमें 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, BC। और इसमें 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, BD। अगर मैं यहाँ पर सिमिलरिटी रूल लगाता हूँ तो मुझे उसके लिए BD की आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे ये लेंथ पता होनी चाहिए। अगर मुझे ये लेंथ पता होगी तो मैं इजी रूप से x निकाल लूँगा, और अगर मुझे ये लेंथ नहीं पता होगी तो मैं सिमिलरिटी रूल यहाँ पर नहीं लगा पाऊँगा और फिर ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ कैसे निकलेगी। अब इस लेंथ को निकालने के लिए ये दे रखी है हमें 18, ये हमें पता नहीं है कितनी है, ना ये पता है। लेकिन अगर एक लेंथ दे रखी है और एंगल दे रखे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो, और क्या लगा देंगे sin 30। और sin 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा BD अपॉन कर्ण क्या है हमारा AB यानी कि 18। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 बराबर BD अपॉन 18। 2 से काट दो भाई 9, तो BD की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगर BD हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ भी sin 30 ही लगा दो, फिर से दोबारा sin 30 लगाएंगे। अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री से करें तो sin 30 लगा देंगे, तो लंब बटे कर्ण, और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 9।
करण की वैल्यू कितनी आ गई है 9। तो अब की बार इस त्रिभुज में लगा दो sin 30। तो इस त्रिभुज में जब sin 30 हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है हमारा x बटे करण कितना हो गया हमारा BD, और BD कितना आया हमारा 9। sin 30 की वैल्यू 1/2 बराबर x बटे 9। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जब ऑप्शन ठीक हो जाएगा x के लिए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इस सवाल के लिए हो जाएगा। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी के अंदर हम ज्योमेट्री यूज़ करें तो ज्योमेट्री के लिए भी हमें सबसे पहले ये तो हमें चाहिएगी BD हमने निकाल ली यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। इसको सिमिलरिटी से कैसे कर सकते थे, सिमिलरिटी से हम इसको इस तरह से कर सकते थे कि ये हमारी 9 सेंटीमीटर आ गई। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो समान कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान। अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं, इस त्रिभुज में 90 के सामने क्या है 18, इसका अनुपात इस त्रिभुज में 90 के सामने जो भुजा उसके साथ होगा। इसमें 90 के सामने कौन सी है BD, और इसकी वैल्यू कितनी है 9 बराबर। इस त्रिभुज में 30 के सामने क्या है BD यानी कि 9, और इस त्रिभुज में 30 के सामने क्या है हमारी x। अब यहाँ से 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 यानी कि 4.5। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन, सिमिलरिटी से भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से भी समझ में आया होगा और सिमिलरिटी से भी आपकी समझ में आ गया होगा x की वैल्यू कितनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बार टटपूंजिया क्वेश्चन, चलता फिरता टटपूंजिया क्वेश्चन। क्या दे रखा है भैया कि एक चतुर्भुज है और इसके 3 एंगल दे दिए हमको और उनकी वैल्यू दे दी हमें 82। ये भी 82, ये भी 82 डिग्री, ये भी 82 डिग्री, और ये मान लेते हैं x है। अब हमें x की ही वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होती है। तो अगर इनको हम सम करेंगे सबको तो वो कितने के बराबर होने चाहिए, 360। तो कर दो भाई, 8 8 16 8 3 24, 240 और 6 246 और जमा x, और ये बराबर किसके हो जाएंगे 360 डिग्री के। तो x की जो वैल्यू आएगी 360 डिग्री माइनस 246, घटा दो भाई, 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ कितने बच जाएंगे 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 114। और भाई आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई, एकदम ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। लल्लू पंजू से क्वेश्चन है यार ये तो, एंगल निकालने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह का है, इसी पे कर देते हैं। चलो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसको ख़त्म करो मेरे बच्चे, इसको ख़त्म करो, x को मिटा दो। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। अगर 3 कोण समान है, अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये भी कितना है x है, और एक कोण 150 डिग्री का दे रखा है, ये 150 डिग्री का दे रखा है भैया। तो समान कोणों में प्रत्येक का मान बताइए, x की वैल्यू बतानी है। जोड़ दो भाई, 3x प्लस 150 बराबर किसके कर देंगे 360 के। तो 3x की जो मेरे बच्चों आ जाएगी वैल्यू 360 माइनस 150, तो ये आ जाएगी 0, 6 से 5 जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा 2। तो 3x की जो वैल्यू आएगी, तो काट दो मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ रही है, अब की बार x कितनी आ रही है 70 डिग्री आ रही है। अब की बार x कितनी है 70 डिग्री। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से इसकी फिगर दे रखी है। फिगर अगर हम बना लें, इसकी आर्टिस्ट अगर हम बन जाएं तो इस तरह से ये आर्टिस्ट हम बन रहे हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ से इस तरह से हमारी फिगर बनी हुई है, और इस फिगर में यहाँ से फिर इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से फिर ये बना हुआ है,
और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री दे रखी है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री दे रखी है, और ये दे रखा है ए, और इस ए की ही वैल्यू हमें पूछनी है। बहुत देर बाद एक्स के बाद ए आया है और ए की वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या होगा। अगर अब आपकी नज़रें एक बहुत बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर ढूंढ पा रही हैं तो आप कहोगे भाई बिल्कुल ढूंढ लिया, ये रहा वो ट्रायंगल दिख गया भैया, ये हमें एक बहुत बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, आपकी नज़र इस ट्रायंगल पर पड़ गई। तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री है। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 75 है, ये 40 है। अब एक चीज़ और मेरे बच्चे ध्यान रखना कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी हम एक साइड आगे बढ़ा देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण की जो वैल्यू होती है वो इस एंगल और इस एंगल के बराबर होती है। इसे मैं एंगल 1 मान लूँ, इसे मैं एंगल 2 मान लूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एंगल 1 जमा एंगल 2 आएगी। बहिष्कोण की जो वैल्यू होती है अंदर के इंटरनल एंगल के सम के बराबर होती है। अब यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में, और आप देख रहे होगे कि इन दोनों एंगलों से जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के अंदर वो ये बन रहा है। तो इस एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे बच्चे इस एंगल और इस एंगल का सम, और इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 115। तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 115। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में यह सब चीज़ आ रही होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही लल्लू पंजू क्वेश्चन कि एक चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक का मान 65 डिग्री है। एक चतुर्भुज बना लो भाई अपने, और इसके दो एंगल का जो वैल्यू दे रखी है वो 65 डिग्री और 65 डिग्री है, और जो इसके दो दूसरे कोण है वो आपस में बराबर हैं। तो मान लेते हैं भाई ये भी x है और ये भी x है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू निकालनी है, जोड़ दो भाई, 65 और 65 130, तो 2x प्लस 130 इक्वल 360। इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2x की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी 230। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 115 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी का डायलॉग बाय बाय टाटा खत्म, इतना सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रहा था बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक वर्गाकार पार्क है, मान लेते हैं ये वर्गाकार पार्क है जिसकी साइड कितनी है 25 मीटर, साइड दे दी इसकी 25 मीटर। वर्गाकार है तो इसकी सारी साइड क्या हो जाएंगे हमारी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर और ये भी 25 मीटर। इसके बीच से दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता ये मान लेते हैं, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है 2.2 मीटर, और एक रास्ता यहां से जा रहा है, इसकी भी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2.2 मीटर। और इन रास्तों पर बजरी डलवाने का काम हुआ है और बजरी डलवाने का जो काम हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो 1 डेसीमीटर स्क्वायर की कीमत आ रही है 1 रुपये। तो हमें बताना है कि इसमें कितने पैसे लग गए। अब बजरी डल कहाँ रही है, सिर्फ इन रास्तों पर ही डल रही है, तो सिर्फ हमें इस रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है, इन दोनों रास्तों का। तो निकालते हैं भाई क्षेत्रफल, पहले हम इस रास्ते का निकालते हैं। तो इसके लिए चौड़ाई कितनी हो गई 2.2, लंबाई कितनी हो गई 25 मीटर, प्लस इस रास्ते पे चौड़ाई कितनी हो गई 2.2, लंबाई कितनी हो जाएगी इसके लिए भी 25 मीटर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात देखिए, जो ये बीच का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 2 बार काउंट हो गया। ये पोर्शन जब ऐसे काउंट किया तब भी काउंट हो रहा था, जब ऐसे
किया तो तब भी काउंट हो रहा था। तो इसको एक बार इससे निकाल लेते हैं, तो माइनस कर देते हैं, और इस पोर्शन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी एक साइड कितनी है 2.2 मीटर। सोल्व करेंगे तो 25 दूनी 50 और 5 55, ये 55 आ जाएगा और ये भी 55 आ जाएगा, 55 और 55 110, और माइनस 22 का स्क्वायर 484, 2 अंक बाद दशमलव, 110 में से 484 जाएंगे तो 105.16 मीटर स्क्वायर। तो इस रास्ते की जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 105.16 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि जो कोस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में ना देकर किस में दे रखी है, डेसीमीटर में दे रखी है। तो ये मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 105.16 यानी 10,516 डेसीमीटर स्क्वायर। और अब 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 1 रुपये, तो 516 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा 500, ये 10,516 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी ठीक। तो बोल दो राधे राधे जय सिया राम। समझ में आया भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, और पहला ऑप्शन दे रखा है आयत। तो हमें पता है कि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, सारी भुजाएं आपस में समान नहीं होती, इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरा बोल रहा है कि समलंब, समलंब की आकृति कुछ इस तरह से होती है कि इसमें आमने सामने की दो जोड़े, दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, दो समांतर नहीं होती है, तो इसमें भी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। तीसरा बोल रहा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समान होती हैं, चारों भुजाएं आपस में समान नहीं होती, तो ये भी नहीं हो सकता। और फोर्थ नंबर है वर्ग। वर्ग का हमें सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, वर्ग से अलग और कौन से चतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में समान होती हैं? तो ऐसा एक और चतुर्भुज है जिसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समझ में आया भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लेट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे ही हम मान लेते हैं ये एक आयताकार प्लेट मान लेते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है 5 मीटर। यानी कि अगर चौड़ाई x मान ले तो लंबाई कितनी हो जाएगी x जमा 5। फिर बोल रहा है कि यदि प्लेट की परिधि 142 मीटर है, परिधि से मतलब है इसका परिमाप कितना है भैया 142 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, या ये बोल सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर इसका 2 गुना। तो जब इनको जोड़ेंगे और इसका 2 गुना करेंगे तो x और x 2x, या इसमें रख लो भैया 2, लेंथ कितनी हो जाएगी x जमा 5, ब्रेथ कितनी हो जाएगी x, ये परिधि हो गई इसकी, और ये ही कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 142 कर दो भाई, 2x 2 दूनी 4x हो गया यहाँ पर, और प्लस 5 दूनी 10, और ये इक्वल हो गया 142 के, तो 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4x की जो वैल्यू आ जाएगी 132 आ जाएगी। 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 33 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में आयाम, दोनों आयाम पूछ रहा है, तो ये 33 और ये जो ये आयाम है, आयाम का मतलब भुजाई है भैया, 33 प्लस 5 इक्वल 38, तो आंसर जो हो जाएगा आपका 33 और 38 हो जाएगा। अगर इसको मैं पेपर के अंदर करता तो कैसे करता, ये तो समझाने वाली बात हो गई। पेपर के अंदर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। हमें पता है कि ये 5 मीटर इधर फालतू है, तो 5 मीटर इधर फालतू होगी,
तो अगर मैं इसके परिमाप में से 10 मीटर हटा दूं तो सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। और अगर सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो अगर ये x है तो फिर ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि जो फालतू थी 5 5 वो हमने हटा दी। अब उनको हटाएंगे तो वो परिमाप से भी हट जाएंगे, यानी कि 10 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 132, यानी कि 4x की वैल्यू 132, तो 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 33। अगर x की वैल्यू 33 है तो जितनी हटा रखी थी उन्हें फिर जोड़ दो तो ये हो जाएगी हमारी 38। इस तरह से क्वेश्चन फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 है। एक आयत है मेरे बच्चे जिसकी लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई कितनी है 3, और क्या पूछ रहा है कि लंबाई और विकर्ण का लेंथ और डायगोनल का हमको रेशो बताना है कि क्या होगा। अब अगर मैं इसे यहाँ से इस तरह से एक डायगोनल खींच दूँ और हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें डायरेक्ट यही दिख रही है कि ये 3 और 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 ट्रिपलेट से। तो इसका मतलब डायगोनल तो आ गया 5, लेंथ कितनी है हमारी पहले ही 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5, और आपका आंसर सी ठीक हो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक एकदम। आंसर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, और भाई जल्दी जल्दी इस खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयताकार प्लेट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। बना दो भाई आयत बना दिया भैया, और कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई हम x मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी x जमा 20। बिल्कुल ठीक भाई। अब ये कह रहा है कि यदि प्लॉट पर 26.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 5300 रुपये है तो प्लांट की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब जो इसका मकान का जो मालिक था इसका प्लॉट का, उसने क्या किया कि इसके चारों तरफ एक बाड़ लगा दी, और उस बाड़ की जो टोटल कॉस्ट आई वो कितनी आ गई 5300 रुपये, जबकि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 26 रुपये 50 पैसे। तो टोटल कितनी लेंथ में बाड़ लग गई होगी 5300 रुपये में, 26.5 के हिसाब से कितनी लेंथ लग गई होगी, तो 0 से 0 काट देंगे, दुगने बार कट गया तो 200 मीटर। तो यहाँ से बात निकल के आई कि बाड़ की जो लंबाई थी वो कितनी थी 200 मीटर थी, लीटर लिख दिया सॉरी 200 मीटर हो गई। अब हमें पता है कि बाड़ की जो ये लंबाई है ये इसके परिमाप के बराबर होती है, और परिमाप क्या हो जाएगा इसका 2 ब्रैकेट के अंदर जोड़ दो भाई 2x जमा 20, ये इसका परिमाप हो जाएगा, और यही परिमाप किसके बराबर है 200 के, तो 4x जमा 40 इक्वल 200 हो गई। तो 4x आ जाएगा हमारा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 160, 4 से काट देते हैं 4 चौक 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो पूछ क्या रहा है इसमें प्लॉट की लंबाई बताइए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 40 जमा 20 इक्वलेंट 60। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस सवाल के लिए। बोलो राधे राधे। क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही इजी से क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेईई, सब यही है। ए टू जेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 करोड़ का आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। ये हमारा एक आयत हो गया, आप पढ़ लो तुझे आयत की तरह, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो 3:1 है, यानी कि अगर ये 3x है तो ये कितना है 1x है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई बताइए, तो इसका परिमाप को कितना जाएगा 3 और 1 4, 4 का दूना 8x, और ये 8x की वैल्यू कितनी दे रखी है 96, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 12 है तो हमसे लेंथ निकलवा रहा है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 3 × 12,
यानी कि 36 मेरे बच्चे। तो आंसर हो जाएगा 36 और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ठीक हो जाएगा। अब पढ़ लो तुझे आयत की तरह। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। मेंसुरेशन ज्योमेट्री इतनी भी हार्ड नहीं है जितनी कि समझी जाती है। धीरे धीरे आपकी समझ में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कंप्लीट बुक मैं आपको कराऊंगा YCT की। इसके बाद आपको राकेश यादव सर की 7300 भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद किरण का मैथ भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको रुक्मणी का मैथ भी कंप्लीट कराऊंगा। सब कुछ इसी चैनल पर आपके लिए। उसके साथ साथ आपके लिए ग्रुप डी के लिए और NTPC के सेकंड फेज के लिए साइंस की भी क्लास मैं यहाँ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। उसके साथ साथ रीजनिंग भी शुरू करने वाला हूँ। रेलवे में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे रीजनिंग क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पे टारगेट विद आनंद फैसला के साथ। बहुत मटेरियल आपको इस चैनल पे अब मिलने वाला है डेली। अभी एक एक वीडियो आ रही हैं। धीरे धीरे आपको इस चैनल पे 6 वीडियो एक दिन में मिलने वाली हैं। 2 मैथ की, 2 साइंस की, 2 रीजनिंग की। कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है ग्रुप डी और NTPC के लिए यहाँ पर। तो टिके रहें, बने रहें, पैसे जीतते रहें, क्योंकि आ रहा है आपके लिए 1 करोड़ के लिए ये सवाल। और ये सवाल क्या है कि इसमें थोड़ा सा ना लैंग्वेज घुमा रखी है, माइंड घुमा रखा है। तो कैसे घुमा रखा है वो भी देखते हैं कि एक आयत दे रहा है और इस आयत की जो लेंथ है वो 37 दे रखी है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज को सही तरह से पढ़ोगे तो 37 से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन सोल्व करने के लिए इसने कितनी ले ली इसको? 37। इसने जो ब्रेथ दे रखी है इसकी 23 दे रखी है। सोल्व करने के लिए निकटतम मान ले लिया, लेकिन एक्चुअल में लेंथ भी 37 से थोड़ी फालतू है और ब्रेथ भी 23 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम अधिकतम परिमाप क्या हो सकता है। तो अगर 37 और 23 को ही लेकर सोल्व करें तो परिमाप कितना हो जाएगा? 7 3 10 3 2 5 और 1 6 120। और आपके ऑप्शन में भी है 120, लेकिन 120 आंसर तब होता जब ये 37 होती और ये 23 होती। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज यहीं पे थोड़ी सी घुमा रखी है मेरे बच्चे। ये बोल रहा है कि 33 से और इस 37 से और 23 से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर इनसे ज़्यादा है तो एक्यूरेट 120 से फालतू होगी, और 120 से फालतू होगी तो एक ही ऑप्शन है 122। तो आपका ऑप्शन नंबर 122 बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये है आपका ए ऑप्शन। तो इसी के साथ आप जीत चुके हैं जो आपने जीते थे 1 करोड़ रुपए। इस क्वेश्चन को न करने की वजह से आपसे वापस छीन लिए जाते हैं। खेल दोबारा शुरू होता है शुरू से। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 लाख के लिए। 10 लाख के लिए आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है समचतुर्भुज। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समचतुर्भुज होता क्या है। तो पहले समझते हैं हम समचतुर्भुज को कि समचतुर्भुज होता क्या है। क्योंकि मैंने शुरू में बताए थे चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें से ही एक समचतुर्भुज ही होता है। तो समचतुर्भुज को क्या है, कौन से चतुर्भुज को समचतुर्भुज बोलते हैं वो देख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल हो। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी हो? 5। तो ये भी कितनी हो? 5। तो ये भी कितनी हो? 5। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल हो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। जैसे कि वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर क्या है कि वर्ग में एंगल 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री का ही हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि सारी भुजा होंगी आपस में बराबर ही, साइड आपस में बराबर ही होंगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत अच्छी अच्छी, कि अगर मैं इसका डायगोनल खींच दूं यहाँ से इस तरह से, और एक डायगोनल में यहाँ से यहाँ खींच दूं, तो इसके डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्वि विभाजित करते हैं। यानी जितनी लेंथ ये होगी इतनी ही लेंथ ये होगी, जितनी लेंथ ये होगी इतनी ही लेंथ ये होगी। मान लेते हैं अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5।
अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7। और दूसरी खासियत क्या होगी इसकी कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर भाई आयत के भी तो काटते हैं। तो मेरे बच्चे जरूरी नहीं है कि आयत के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। समांतर चतुर्भुज के भी जरूरी नहीं है कि उनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग दो ऐसी फिगर हैं कि इनके डायगोनल एक दूसरे को 101% 90 डिग्री पर ही काटेंगे। तो ऐसी आकृति जिसकी सारी साइड आपस में बराबर हों उसके डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ऐसी आकृति हमारी वर्ग भी है और ऐसी आकृति हमारी समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज का मतलब सम माने बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजाएं, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, इसीलिए इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। समझ में आए बच्चे? तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई इसकी ये कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि समद्वि विभाजित करते हैं, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, जितनी लेंथ ये इतनी लेंथ ये, जितनी लेंथ ये इतनी लेंथ ये। तीसरा, इसके अगर हम एरिया की बात करने लगे कि इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, यानी कि 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। बात करने लगे कि भाई अगर मैं इसकी साइड ए मान लूं तो कोई ऐसा फॉर्मूला है कि इसकी साइड और इसके डायगोनल में कोई संबंध आ जाए, दोनों मिक्स होकर एक फॉर्मूला बन जाए? तो बिल्कुल है कि 4a² इक्वल होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के। और इन दो फॉर्मूला पर समचतुर्भुज से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला एरिया 1/2 डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। दूसरा, अगर हमें रिलेशन निकालना हो चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के भुजा में, साइड में और उसके डायगोनल के अंदर, तो क्या होगा 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। कैसे आता है वो भी बता देंगे, लेकिन अभी यहाँ सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैथ का, इस बुक का, तो यहाँ इतना टाइम नहीं है कि बता पाऊँ। जब मैथ स्पेशल पढ़ाऊँगा और जब मैं ज्योमेट्री वहाँ पे पढ़ाऊँगा, एक एक फॉर्मूला आपको बताऊँगा कि कैसे जनरेट हुआ, कैसे कहाँ से आया। है कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दूँ कि ये हमारा ये वाला एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस पर में लग जाएगी। तो यहाँ भी a² बराबर इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, यहाँ भी a², और फिर 4 इक्वेशन बनेंगी, जोड़ देंगे उन चारों को, तो हमारा ये आ जाएगा फॉर्मूला बनकर। समझ में आ गई बात? तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आपको प्रूव कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए और इससे हम क्वेश्चन अगले करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो 10 लाख का क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंड है। देखते हैं क्वेश्चन अपने आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है। ये कोई समचतुर्भुज है मेरे बच्चे, और इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 12, और इसका एक डायगोनल भी दे रखा है, इसकी लेंथ भी कितनी दे रखी है 12, और इस दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है। तो अगर ये 12 है और ये 12 दे रखा है, तो फॉर्मूला याद है ना डायगोनल और साइड के लिए, एक फॉर्मूला इसके लिए कि 4a² इक्वल d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। लगा दो भाई, 4a की जगह क्या रखेंगे 12 का स्क्वायर यानी कि 144 बराबर d1 का स्क्वायर कितना दे रखा है, d1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी कि 144 जमा d2 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ले आओ इसे इधर, तो ये इधर हो जाएगा 144 गुणा 3 बराबर d2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा मेरे बच्चे, 144 बाहर आ जाएगा तो 12√3, तो d2 जो इक्वल हो जाएगा 12√3, यानी कि दूसरे डायगोनल की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12√3 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म। दूसरे तरह से भी कर सकते थे, अगर फॉर्मूला याद ना रहे
तो एक चीज़ तो याद रखनी है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और बराबर भाग में तोड़ता है। तो अगर इस डायगोनल की लेंथ 12 है तो ये 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो फिर इस त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इसका स्क्वायर यानी कि 144 बराबर इसका स्क्वायर यानी कि 36 प्लस यहाँ तक का स्क्वायर यानी कि इसको मान लेते हैं हम x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 108, 36 इधर जाके 108 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6√3, क्योंकि 108 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 3 और जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा इस पर चढ़ेगा तो 36 से 6 बाहर आ जाएगा तो √3। तो जो सिर्फ यहाँ आधे डायगोनल की जो लंबाई आ गई कितनी आ गई 6√3 और पूरे की कितनी हो जाएगी इसकी दोगुनी यानी कि 12√3। तो बिना फॉर्मूले के भी इस तरह से इसको कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फॉर्मूला याद रखिए, इतना टफ फॉर्मूला नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, चतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज, साइड दे रखी है कितनी इसकी 17/3, एक डायगोनल दे रखा है कितना इसका 16/3, दूसरा डायगोनल हमसे पूछ रखा है कि दूसरा क्या होगा। लगा दो फॉर्मूला, 4a स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इक्वल 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 9 और प्लस d2 स्क्वायर दूसरा डायगोनल। करो भाई मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 8 चौक 32 और 3 35 और 4 दूनी 8 और 3 11 और बटे 9 माइनस इसे इधर ले आओ 256/9 बराबर d2 स्क्वायर। 1156 में से यानी 256 गया तो क्या आ जाएगा हमारा 900/9 बराबर d2 स्क्वायर। कट के आ गया 100, स्क्वायर हटेगा तो 10, तो d2 की जो वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा है और कुछ नहीं है। एक समचतुर्भुज दे रखा है और इसकी एक साइड दे रखी है √5 और इसके हमको विकर्ण का सम बताना है, जबकि इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें बताना है इसके विकर्ण का सम। तो इस विकर्ण को मान लेते हैं x, इस विकर्ण को मान लेते हैं y। तो बेसिकली रूप से हमें x + y की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। अब एक बार बताइए, अगर यहाँ हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो निश्चित सी बात है क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो लगना ही लगना है। लगा दो भाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है इसका एरिया का 1/2 x गुणा y, डायगोनल 1 गुणा डायगोनल 2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो यहाँ से x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। समीकरण आ गई 1। दूसरा फॉर्मूला हमें इसमें क्या पढ़ रखा है कि जब साइड और डायगोनल के बीच में भी एक संबंध होता है तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। रख दो इसमें 4a स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो अब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 बराबर d1 यानी कि x का स्क्वायर प्लस d2 यानी कि y का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो निकालनी है x प्लस y की। तो इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से हम कैसे x प्लस y बना सकते हैं, तो बना सकते हैं क्योंकि हम इससे x प्लस y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं कि इसमें इस साइड में 2xy जोड़ दें और इस साइड भी 2xy जोड़ दें। जोड़ दो भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल 20 प्लस 2xy, दोनों तरफ 2xy जोड़ दिया। अब ये मिलके हमारा फॉर्मूला बना देंगे x प्लस y का होल स्क्वायर। और x प्लस y का होल स्क्वायर इधर 2xy की वैल्यू क्या रख देंगे, xy की वैल्यू कितनी है 8 यानी कि 16 रख सकते हैं भैया, प्लस 16 20 से 16
36। जब यहाँ से इसे हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा 36 पे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आंसर हो जाएगा आपका 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चे ठीक बिल्कुल एकदम। बांट दो लड्डू, बांट दो लड्डू। ये इतनी कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब आपका दिमाग धीरे धीरे इनमें चलने लगेगा तो इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी। ये समझाने के लिए है सिर्फ। क्वेश्चन तो ये 2 लाइन में ही खत्म हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है इसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। ये 48 सेंटीमीटर मान लेते हैं। विकर्ण 2 की लंबाई हमें बतानी है, तो 2 की लंबाई क्या मान लेते हैं x। लगा दो फॉर्मूला, 4 × 26 का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस x। तो 4 × 26 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 और 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27 का 7 का और 2 दूनी 4 और 2 6 बराबर 48 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64 का 4 का 8 चौक 32 दूनी 64 और 6 70 की 0 4 चौक 16 16 और 7 23 और जमा x। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 चौक 24 का 4 का 7 चौक का 28 और 2 30 6 चौक 24 गड़बड़ हो गई क्या ये कहीं नहीं, 6 चौक 24 और 3 27 और ये इधर आकर हो जाएगा -2304 और ये बराबर हो जाएगा x। घटाएंगे तो भैया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x स्क्वायर है, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, x स्क्वायर है। 2704 में से 2304 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे 400। x स्क्वायर बराबर तो x की वैल्यू आ जाएगी, इस पर रूट चढ़ा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो 20। तो आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे 20 सेंटीमीटर। तो आंसर नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रे। चलो भाई रे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी बताओ भाई। एक चतुर्भुज दे दिया समचतुर्भुज और इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया हमसे और कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई एक तो 16 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है हमारी, दूसरे की दे रखी है इसने 12 और परिधि हमसे पूछ रहा है कि परिधि क्या होगी। तो परिधि होती है इसकी 4a, जहाँ a क्या है इसकी साइड और हमें निकालनी क्या है, साइड ही निकालनी है। तो साइड कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है कि 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो 4a² बराबर 12 का स्क्वायर 144 जमा 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ से 4a² बराबर हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 और 1 10 2 3 1 4 4 से काट दो भाई 100। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी 10। अगर a की वैल्यू 10 आ जाएगी तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 40 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए भागकर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भुजा की लंबाई दे रखी है समचतुर्भुज की 4 और विकर्ण दे रखा है 6 और दूसरा विकर्ण निकलवा रहा है। तो लगा दो भाई फॉर्मूला, 4 × 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 6 का स्क्वायर 36 और जमा इसका स्क्वायर d2 स्क्वायर भाई। तो 16 चौका 64 माइनस 36 बराबर d2 स्क्वायर। 14 में से 6 गए 8, यहाँ 5 में से 3 गए 2 बराबर d2 स्क्वायर। तो d2 की जो वैल्यू आ जाएगी रूट में 28 आ जाएगी, या इसको लिख सकते हैं 2√7। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा 2√7। मैंने बताया था इसके क्षेत्रफल और साइड और
डायगोनल का जो एक रिलेशनशिप आती है उस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हो कि इस फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।